और इस बीच देखिए खबर आ रही है, मनीष भी कुछ कहना चाह रहे हैं, हम लौटेंगे उनके पास। देखिए यूएनएससी की मीटिंग में यूक्रेन का बयान आया है, यूक्रेन ने क्या कहा है वो हम आपको बता रहे हैं। हम अभी भी समझौते के लिए तैयार हैं। यूक्रेन का बहुत बड़ा बयान और हमले के बीच यूएन के सपोर्ट का शुक्रिया, ये यूक्रेन ने कहा है। यूएन की तरफ से जो सपोर्ट हमें मिला है उसके लिए धन्यवाद कहा है और यह भी कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम समझौते के लिए तैयार हैं, इस युद्ध को रोकने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो हम करने के लिए तैयार हैं। तो यूक्रेन का यह बयान है यूएन के अंदर और साफ तौर पे यह संकेत अपने आप में कि युद्ध को रूस रोके, बातचीत के जरिए इसको सुलझाया जाए, समझौते के जरिए सुलझाया जाए, क्योंकि यूक्रेन को कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसके देश को पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद करने के इरादे से पुतिन ने एंट्री की है यूक्रेन में। फिलहाल यूएनएससी की मीटिंग में यूक्रेन का यह महत्वपूर्ण बयान है और यह बयान यह है कि समझौते के लिए तैयार यूक्रेन। तो देखिए एंटोनियो गुटेरेस ये कह रहे थे कि यह पहली बार नहीं है कि यूएन चार्टर के सामने, यूएन के आदर्शों के सामने ये चुनौतियां आई हैं, लेकिन हम सब एक लंबे समय तक मानवीय कल्याण के लिए काम करते रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र में दुनिया में शांति कायम करना ही दुनिया का काम है और हमारे संगठन का मतलब सिर्फ एक भवन नहीं है बल्कि एक विस्तार, उन्होंने बताया है कि विस्तार पूर्वक जो मानवीय मूल्यों को स्थापित करने के लिए दुनिया में काम है वो सब हम करते हैं, चाहे वो बच्चों की रक्षा हो, चाहे मानवाधिकार का मामला हो, अंतर्राष्ट्रीय शांति का मामला हो, अंतर्राष्ट्रीय कानून की रक्षा करना, ये सारी बातें रही हैं जो चुनौतियां आई हैं उस समय यूएन चार्टर, यूएन के मूल्यों के सामने। तो हमने एकजुट होकर इन सब का सामना किया है। हर तरफ से यह कहा जा रहा है कि दुनिया में शांति कायम हो, इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि जो समझौते हैं, जो मूल्य हैं यूएन के, उसका सम्मान किया जाए और यूएन के चार्टर के सामने, यानी यूएन के जो सिद्धांत हैं उसके सामने एक बार फिर से बड़ी चुनौती सामने आई है, एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है, और यह पहली बार नहीं है। ऐसे में यह हमें एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करना है। एक एक करके ये देखिए बयान आ रहा है अलग अलग प्रतिनिधियों के। यूएस की तरफ से क्या बयान आ रहा है वो भी सुनते हैं। Statement on behalf of approximately 43, on behalf of dozens of allies and partners gathered here with me today. This afternoon, the Security Council voted on a resolution to hold Russia accountable for its aggression against Ukraine, की बैठक में to protect civilians, including children, रूस को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके, उसकी जिम्मेदारियां तय की जा सके। ये बात कही जा रही है अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ। To those in need. The resolution was vital and it was straightforward. Fundamentally, it was about whether the countries on the Security Council charged with maintaining international peace and security, जिसमें ये कोशिश की गई कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापित किया जा सके। The UN Charter was written with the express purpose of preventing a war like the UN one Charter President जब भी बनाया गया तो उसका मूल उद्देश्य युद्ध को रोकना था। In just its first days, devastating losses of life, and Russia alone is accountable. President Putin chose जो to मानवीय violate त्रासदी है इस वक्त यूक्रेन में, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ रूस ही जिम्मेदार है। to violate international law, and रूस ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है violate the UN Charter. और यूएन चार्टर का भी उल्लंघन किया। chose to drop bombs on Kyiv, to कीव force पर families to रूस की stuff तरफ से their बॉम्बिंग lives की जा रही into है backpacks and shelter in subway stations. और लोग मजबूर हैं शरण लेने के लिए बंकर्स में या फिर There is no tunnels में। middle ground. We believe we have a particular responsibility हमें to stand लगता है up to the violations of the UN कि हमारी ये Charter, विशेष जिम्मेदारी है because Russia is a permanent कि UN member चार्टर का जो of रूस the ने उल्लंघन Security किया है Council who is culpable. उसके लिए रूस की जिम्मेदारी तय की जाए। Continue to believe in the Security Council's solemn duty and highest purpose to prevent conflict and avert the scourge और of हमें लगता war. है कि यूएनएससी की जो पहली प्राथमिकता है, जो उद्देश्य है वो ये है कि वॉर को, कॉन्फ्लिक्ट को, संघर्ष को रोका जाए। But Russia cannot veto our words. And as I said in the council, Russia cannot veto the Ukrainian people. Russia cannot veto और हमने their साफ तौर own पे people इस बैठक के protesting दौरान this कहा war कि in the रूस streets. And Russia cannot यूक्रेन के veto जीवन the पर UN वीटो नहीं Charter. लगा सकता है। Russia cannot and will not veto accountability.
रूस अपनी जिम्मेदारियों पर वीटो नहीं लगा सकता। this resolution for standing with Ukraine and for the UN Charter today. We will be taking this matter to the General Assembly. हम इस मामले को जनरल असेंबली तक ले जा रहे हैं। Does not apply, and the nations of the world will continue to hold Russia accountable. और दुनिया के देश रूस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे, रूस की जिम्मेदारी तय करेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए। तो अमेरिका की तरफ से ये बातें कही गई। देखिए प्रेस ब्रीफिंग चल रही है, जो बातें हुई थी प्रस्ताव के समय, उसके बाद किस देश ने क्या पक्ष लिया, यूरोप की तरफ से कौन से यूरोपीय देशों की तरफ से, यूरोपीय यूनियन के जो मेंबर्स हैं उनकी तरफ से क्या पक्ष लिया गया, अमेरिका की तरफ से क्या कहा गया, ये सारी बातें वो कह रहे थे। और सीधे तौर पर अमेरिका ने ये कहा है कि रूस की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और इस मामले को हम जनरल असेंबली में ले जाएंगे और वहां दुनिया के ज्यादातर मुल्क ये तय करेंगे कि आखिर किस तरीके से रूस ने मानवीय अधिकारों का उल्लंघन किया, एक देश की स्वतंत्रता और उसकी संप्रभुता का हनन किया है। यूक्रेन के लोगों की आजादी पर रूस वीटो नहीं लगा सकता, रूस अपनी जिम्मेदारियों पर वीटो नहीं लगा सकता, यूक्रेन के लोगों पर रूस अपना वीटो नहीं लगा सकता। ये बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं जो अमेरिका की तरफ से कही गई हैं और अमेरिका की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि यूएन चार्टर का जो उल्लंघन है वो किया है रूस ने। रूस की भी ये जिम्मेदारी थी कि इस यूएन की गरिमा को बनाए रखे। यूएन का उद्देश्य क्या है, यूएन का गठन किस लिए हुआ था, युद्ध को रोकने के लिए। यूएनएससी की जिम्मेदारी है, यानी सिक्योरिटी काउंसिल की जिम्मेदारी है कि संघर्ष पर रोक लगाई जाए। इसके लिए हम रूस को जिम्मेदार मानते हैं। रूस अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता, जवाबदेही तय की जाएगी। इस प्रस्ताव को जनरल असेंबली में ले जाएंगे और वहां पर दुनिया के मुल्क जवाबदेही तय करेंगे रूस के इस एग्रेशन के लिए। तो देखिए एक के बाद एक ये बयान आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से। जो अभी सिक्योरिटी काउंसिल की जो बैठक हुई, इसमें जो प्रस्ताव रखा गया उसके बारे में जानकारी हम आपको दे दें कि वहां पर रूस ने इस प्रस्ताव पर वीटो किया, यानी एक वोट उस प्रस्ताव के खिलाफ आया और जिसकी वजह से, जो कि एक प्रक्रिया है यूएनएससी की बैठक में 5 स्थायी सदस्यों में से अगर किसी ने भी वीटो कर दिया तो प्रस्ताव अपने आप गिर जाएगा। ऐसे में अमेरिका ने यह घोषणा की है कि इस पूरे प्रस्ताव को हम लेकर जाएंगे जनरल असेंबली में। हमारे साथ हमारा पूरा पैनल जुड़ा हुआ है मेहमानों का। रोहित के पास मैं जाऊंगा और एक मधु आपके पास भी मैं आऊंगा, लेकिन सबसे पहले रोहित जरा इसको समझाइए, जो अमेरिका की तरफ से, जो यूरोपीय यूनियन के जो मेंबर्स हैं उनकी तरफ से जो बातें कही जा रही हैं, दे वांट टू टेक दिस इशू फॉर अ लॉन्ग डिस्कशन ग्लोबली, यही मुझे समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल, आई थिंक इसमें जो बात है, जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स है, कहीं ना कहीं ये रशिया को आइसोलेट करने की, कॉर्नर करने की, उनके ऊपर उनको दिखाने की, पूरे विश्व को दिखाने की कोशिश हो रही है कि जो रशिया कर रहा है वो गलत कर रहा है और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन ये चीजें जरूरी, मैं वही थोड़ी देर पहले जो कह रहा था कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ में हो जाती है, उनकी रेलेवेंस के लिए हो जाती है, डिप्लोमेटिकली जो मनीष कह रहे थे थोड़ी देर पहले, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के लिए हो जाती है कि ऐसे समय में कौन किसके साथ खड़ा था, कौन किसके अगेंस्ट में खड़ा था, क्या क्या बातें हुई। और एक कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि रशिया पे और थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे ये पूरा विश्वास नहीं है कि ये एफर्ट्स के कारण रशिया शायद रुक जाए। मुझे नहीं लगता कि रशिया रुकने वाला है इन एफर्ट्स के कारण। मधु, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं एंटोनियो गुटेरेस को भी सुन रहा था और वो जो बातें कर रहे थे थोड़े हेल्पलेस नजर आ रहे थे। उनके जो बयान है कि हमारा उद्देश्य ये था, हमने पहले भी चुनौतियां देखी हैं यूएन चार्टर के खिलाफ, हम एकजुट रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि हम क्या करने वाले हैं, हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, हम ह्यूमैनिटेरियन काम करते हैं, हम ये करते हैं, वो सारी बातें उन्होंने की। लेकिन इट फील्स दैट ही वाज फीलिंग हिमसेल्फ हेल्पलेस इन दिस सिचुएशन। जी, अगर आप ये यूएनएससी वोट की ही बात करें तो ये हेल्पलेस सिचुएशन ही है। जब पहले से ही पता था कि रूस ने वीटो पावर का इस्तेमाल करना है तो ये रेजोल्यूशन तो पास होगा नहीं। उम्मीद थी अमेरिका को कि जो 3 देश हैं जिन्होंने एब्सटेन किया है वोटिंग से, वो भी खुलकर अब अमेरिका का पक्ष लेंगे, पश्चिमी देशों का पक्ष लेंगे, ताकि रशिया जो है पूरी तरह से आइसोलेट हो जाए। लेकिन वैसा नहीं हुआ। ये नेक्स्ट स्टेप जो है जनरल असेंबली में लेके जाना रेजोल्यूशन, वो ये भी पहले से तय था। तो जनरल असेंबली के जो 193 मेंबर स्टेट हैं उनमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए रूस को आइसोलेट करने के लिए। लेकिन वो भी मिलना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, जिसकी प्रयास पिछले साल नवंबर से चल रहे हैं। लेकिन क्या सिंपल मेजॉरिटी मिलेगी, ये आसान नहीं है, क्योंकि कई देश हैं जिनका रूस के साथ ना सिर्फ एनर्जी डिपेंडेंस है बल्कि ट्रेड रिलेशंस है। 193 देशों में सिंपल मेजॉरिटी मिलना उतना आसान नहीं होगा।
और रूस भी लॉबिंग करेगा। शेखर तिवारी साहब, लेकिन जो वीटो की बात कही जा रही थी कि रूस, जो अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव कह रहे थे कि रूस यूक्रेन के लोगों की आजादी पर वीटो नहीं लगा सकता, यूक्रेन की जिंदगी पर वीटो नहीं लगा सकता, लेकिन रूस वीटो कहां लगा रहा है? रूस तो बॉम्ब मार रहा है, रॉकेट लॉन्च कर रहा है कीव पर, लोगों की आजादी पर, लोगों की जिंदगी पर। मिश्रा जी, वो मधु जी को ये बात पता नहीं है कि कोई अभी डिफेंस ट्रीटी नहीं है रशिया के साथ, वो सोवियत यूनियन के साथ हुआ करती है। अभी देखिए, यूक्रेन को सिंधी है डिफेंस ट्रीटी, पर इंडिया को किसी से कोई डिफेंस ट्रीटी नहीं है। तो जो हालत है यूक्रेन की और जिसको ट्रीटी है, सपोर्ट है, अब कल इमेजिन कीजिए कि कल अगर चाइना का अटैक हुआ तो हमारे पक्ष में कौन बोलेगा? हम देखिए क्वाड के मेंबर हैं। शेखर जी, अब बार बार चाइना का रेफरेंस ले रहे हैं, तो मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूं इसी बारे में, और मैं चाह रहा हूं कि आप जवाब दीजिए। चाइना तो सुपर पावर है, चाइना भी ताकतवर मुल्क है, फिर चाइना ने अब्सटेन क्यों किया? चलिए, भारत की तो अपने के एक संबंध है कि यूएस से भी हमारे संबंध है, हमारे रूस से भी अच्छे संबंध है। चाइना तो अमेरिका से लड़ भी रहा है, तो वो तो इजीली जा सकता था, वो अब्सटेन क्यों कर रहा था? चाइना के दिमाग में है कि वो अमेरिका से भी बड़ा सुपर पावर है और वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो अलग रास्ता लेगा। और देखिए, आप नहीं, ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। भारत और चाइना का स्टैंड एक जैसा है, और वो भी तब जब चाइना से खतरा है भारत को। रोहित, दो कारण से एक जैसा है। रोहित, कारण दोनों के अलग अलग हैं। भारत का कारण है उसका पुराना इतिहास, वो अभी भी नॉन अलाइंड कंट्री है भारत। हम इधर भी नहीं होंगे ना उधर भी होंगे। और चाइना ने जो किया है, कहा कि हम अमेरिका के बराबर नहीं, अमेरिका से बड़े हैं। वो तो कहते हैं कि अमेरिका डिके कर रहा है, वो एक तैयारी कर रहा है कि वो नहीं, मैं ये कह रहा हूं रोहित, चलिए ठीक है, ये सवाल मैं रोहित तक पहुंचाता हूं। रोहित, मैं ये कहना चाह रहा था कि चाइना कह रहा है हम रूस के साथ हैं, कहां? यूएनएससी के बाहर, और यूएनएससी में जाके कह रहा है कि हम किसी के साथ नहीं है। ये क्या है डिप्लोमेसी? नहीं, मैं बिल्कुल शेखर जी जो बात की है, मैं इट्स अ वेरी गुड थॉट कि शायद सचमुच चाइना ये समझता है कि हम सबसे बड़ी सुपर पावर है और हम इन मुद्दों में नहीं आना चाहते। और आप चाइना की जो बयानबाजी भी है, अगर उन्हें भी देखें तो वो उसी तर्ज पे है। आई थिंक वो भी चाहते हैं कि इसका डिप्लोमेटिकली रेजोल्यूशन निकला जाए। सॉवरेन कंट्रीज हैं, उनको अलग रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चाइना का जो है जो पोस्चर रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। लेकिन द फैक्ट दैट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन लगातार चाइना से संपर्क में है, तो जो शेखर जी कह रहे थे, आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड इन प्रॉब्ली एक्सप्लोरिंग दिस कि क्या सचमुच चाइना ये सोचता है कि इतनी बड़ी सुपर पावर है कि उन्हें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वो अपने टर्म्स पे अपनी चीजें कर रहे हैं। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूं कि अगर चाइना, मनीष आप तक आ रहा हूं, चाइना अगर रशिया से एग्जाम्पल ड्रॉ करना चाह रहा है या उससे इन्फ्लुएंस होगा, तो एब्सटेन करने का कोई ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है? तब तो उसे फुली आना चाहिए था सपोर्ट में, क्योंकि बाहर से तो सब कुछ कह रहा है, हम रूस के साथ हैं, हम रूस को मदद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन यूएनएससी में तो वो अलग हो गया। और बिल्कुल अगर ऑन द फ्लोर कहिए तो वो और भारत एक ही पेज पे हैं। ऑन द फ्लोर अगर वोट की बात करें तो देखिए रवि, मैं एक बात आपको बताऊं कि यूएनएससी की मीटिंग में जिस समय चाइना ये दलील दे रहा था कि वो क्यों वोटिंग से उसने एब्सटेन किया है, उसमें उसने एक लाइन कही थी और वो बहुत खतरनाक लाइन है। उसका ये कहना था कि जो जस्टिफाई करने के लिए उसने ये कहा कि देखिए, रूस और यूक्रेन का जो मामला है ये तो डिप्लोमेटिकली हल होना चाहिए और हमें ये समझना चाहिए कि ये प्रॉब्लम रातों रात नहीं हुआ है, इसके पीछे बहुत समय से मतलब एक कनेक्शन है इन दोनों का। तो ठीक इसी तरह का तो कनेक्शन वो ताइवान के साथ जोड़ता है ना। हाँ। तो कल वो कहेगा कि जो ताइवान हमारा अंग है और अभी इसलिए हम उसके साथ जा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि यूएसएसआर का हिस्सा था रूस और यूक्रेन, इसलिए शायद ये कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट को देखने का जो चाइना का नजरिया है वो बहुत ही खतरनाक है, और इसको जब वो जस्टिफाई करता है यूएनएससी की मंच पर, तो आने वाले दिनों में चाइना इसके आधार पर ताइवान के खिलाफ क्या एक्शन लेगा, हम सब समझ सकते हैं इस बात को लेकर, और ये बहुत ही डरावना है। हाँ, एक दूसरी बात जरूर है कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि अब आगे क्या होगा, देखिए ये बात तो सच है कि रूस एक महाशक्ति है, ये बात भी एक सच है कि रूस, चीन, अमेरिका जैसी महाशक्तियां जब जहां जिसको अपने मन पर लगता है वो लेकर चले जाते हैं, और आपको बहाना चाहिए, दलील चाहिए। रूस को आज यूक्रेन पर हमला करने का एक दलील है, अमेरिका को इराक पर हमला करने का एक दलील था, चीन को ताइवान पर हमला करने का दलील है। सवाल यह है कि वो जो छोटे छोटे मुल्क हैं जो कभी किसी के भरोसे में रहते हैं, जैसे देखिए
बहुत अच्छी बात हुई थी। अगर आप कंपेयर ही करना चाहते हैं तो मैं कंपेयर करने के लिए आपको बताता हूं। 2017 में एक घटना घटी, यूक्रेन जैसी ही घटना थी कि एक स्वतंत्र देश है भूटान, उसके जमीन पर कब्जा करने के लिए चीन आगे बढ़ा और चूंकि भूटान को हमने प्रॉमिस किया था कि अगर आप पर कोई आक्रमण करेगा तो हम साथ खड़े होंगे, तो भारतीय सेना वहां खड़ी हुई थी। यही उम्मीद यूक्रेन के साथ बिल्कुल या यूरोप के देशों से। मैं देखिए मेरा जो बेसिक क्वेश्चन था शेखर तिवारी और देव साहब, मैं जो शुरू में एक प्रश्न पूछ रहा था, बात वहीं आकर अटकती है कि कौन से ऐसे मुल्क हैं जो अपने से कमजोर देशों के साथ समझौते करते हैं, ट्रीटी करते हैं, और मुसीबत के समय जब उस ट्रीटी या जिस अग्रीमेंट की परीक्षा होती है तब वो खरे उतरते हैं। भारत क्या ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे नहीं देखा जाता है या नहीं देखा जाना चाहिए? अगर हम नॉन अलाइन हैं तो हम नॉन अलाइन हैं, और अगर हम साथ में हैं तो हम साथ में हैं। अगर हम यूक्रेन के साथ किसी एग्रीमेंट में होते तो शायद आज होते, लेकिन हम नहीं हैं तो नहीं है। लेकिन रूस के साथ हमारी पार्टनरशिप है, इसलिए हम उस तरीके से नहीं जा रहे। क्या इसको हम इस कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं? आपका कमेंट देव कानेकर। इससे अगर एक सेंटेंस में कहा जाए तो चाइना के खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के दांत अलग होते हैं। जहां पे पूरी विश्व की सोचना और जो धारणा खत्म होती है, वहां से चाइना सोचना शुरू करता है। अब मोदी साहब भी कर रहे हैं, बड़ा अच्छा है, लेकिन चाइना पिछले 70 साल से उस सोच से आगे चल रहा है। उन्हें इस विश्व का बिग डैडी बनना है। उन्हें अमेरिका को उलट पुलट करके पूरे विश्व में उन्हें बिग डैडी बनना है, और वो बन के रहेंगे अगर ऐसे इसी राह पे चलते रहे तो। अगर चाइना को डिसइंटीग्रेट आपने नहीं किया तो चाइना सबके सर पे आके बैठेगा। अगर आप देखें, मैं सहमत हूं झा साहब से, उन्होंने यही एक सेंटेंस पकड़ा कि ये इनका अंदरूनी मामला है, वर्षों से उनके संबंध है, उन्हें टेबल पे बैठ के इसका रेजोल्यूशन ढूंढना चाहिए। वैसे देखा जाए तो 70 साल से चाइना और ताइवान के भी संबंध है, और उसी को लाइन को लेके आने वाले समय में वह जाके चाइना पे इन्वेड करेंगे। इसी लाइन को लेके वे भारत के अरुणाचल को भी ले लेंगे। जो दिखता है भाई हमारे जैसा, जो हमारे अभी ताइवान से तिब्बत से लग के है, वो सारे हम ही है, क्योंकि हमारे जैसे दिखते हैं। ये उनकी लाइन ऑफ थॉट ऑफ प्रोसेस है, और वो ले लेंगे, छीन लेंगे। आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। छोटा छोटा करके वो अब तक ले रहे हैं। ताइवान भी एक बड़ा छोटा सा आइलैंड है, उसकी जिम्मेदारी अमेरिका करता है। इससे सीख क्या मिलती है? स्वावलंबन। जो भारत ने 1998 में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करके दुनिया को दिखाया कि हम एक न्यूक्लियर पावर शक्ति है, और इन स्पाइट ऑफ सैंक्शन जब भारत उभरा है पिछले 20 सालों से, तो दुनिया ने इस चीज को नोटिस भी किया है, और मुझे लगता है कि चीन भी इसको नोटिस कर रहा होगा। यूक्रेन gave up their right of being a nuclear country in 1998. बात वहीं आ रही है देव साहब, बात वहीं रही है। शेखर तिवारी, बात वहीं आ रही है। मधु जी, मैं आपके पास आ रहा हूं कि बात वहीं आ रही है कि एक देश वहां शक्तियों पर भरोसा करके समझौता करता है, और समझौते को युद्ध की आग में जलाकर खत्म कर दिया जाता है। बात यही है कि ये यूएन चार्टर की आज जो एंटोनियो गुटेरेस बात कर रहे थे और कह रहे थे कि यूएन चार्टर एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसके लिए हम हमेशा से खड़े रहे हैं। ऐसे चार्टर्ड, ऐसे ट्रीटीज, ऐसे अग्रीमेंट का की कोई वैल्यू है तब जबकि यूएनएससी का मेंबर ही उसको वैल्यू नहीं दे रहा है। यूएन का सबसे बड़ा मेंबर, महाशक्ति, उसको वैल्यू नहीं दे रहा है। ये तो बहुत देर पहले ही साफ हो गया है। काफी जो सिचुएशंस चेंज हुई हैं अराउंड द वर्ल्ड कि ये सब चार्टर जो हैं, ये हालात जब दुनिया में बदलते हैं उसके हिसाब से हर देश जो है वो अपने सहूलियत के हिसाब से उसको देखता है। तो ये चार्टर्स जो है, इसको आप हार्डकोर एक रूल बुक की तरह नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इनके लूप होल्स भी हैं, और हर देश जो है अपनी नीति को ध्यान में रखते हुए, अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह से समीकरण बदल रहे हैं, जो रिश्ते बदल रहे हैं, उसके हिसाब से एक्ट करता है। तो ये धीरे धीरे बदल रही हैं चीजें, और ये जब भारत के ऊपर भी बात आएगी, जब कोई ग्राउंड रियलिटी में या कोई हमला होगा, तो उस समय कौन से देश के साथ किस तरह के संबंध है, कौन सा देश किस तरह का न्यूट्रल स्टैंड या पक्ष या विपक्ष का स्टैंड रखना चाहता है, उसमें उनका इंटरेस्ट क्या है, उन सबके मद्देनजर हर देश अपना फैसला लेगा, जैसा आज भारत ने भी निष्पक्ष होकर अपना ये एब्सटेन किया इस वोट से।
बिल्कुल। और ये बहुत, रोहित मैं आ रहा हूं आपके पास और एक कमेंट शेखर तिवारी से भी लूंगा। रोहित, ये जो बातें हम अभी जो कर रहे थे कि किस तरीके से चाइना एक स्मार्टली मूव कर रहा है कि ताकि कल को वो अपने आप के कदम को जस्टिफाई कर सके, ताइवान एक नेक्स्ट ऑब्वियस टारगेट दिख रहा है, लेकिन एक चाइना जो है एक बिजनेस मॉडल के रूप में भी दुनिया में अपना उभार लाना चाहता है। बात सिर्फ सेना की नहीं है। चाइना के कॉन्टेक्स्ट में देखिए भाई, हमारी सेना बहुत बड़ी है, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, इसलिए हम महाशक्ति हैं। चाइना का एक बिजनेस एस्पेक्ट भी है, अगर उसको ग्लोबल पावर बनना है। क्या उन एस्पेक्ट्स को, उन बिजनेस इंटरेस्ट को वो तिलांजलि दे सकता है एक जमीन के टुकड़े के लिए, या फिर वही चीजें डेटर करेंगी, रोकेंगी जो आज सैंक्शंस की हम बात कर रहे हैं? रूस के सामने इतने बड़े सैंक्शंस की लाइन लगी हुई है, क्या वो एग्जाम्पल होंगे चाइना जैसे देशों के लिए? देखिए, चाइना पे सैंक्शंस लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसकी डीकपलिंग चाइना से करने के लिए बहुत समय लगेगा। तो सैंक्शन तो बहुत मुश्किल होगा अमेरिका है कि आप कोई भी देश के लिए चाइना के ऊपर लगाने की, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक मेरी जानकारी है, शी जिनपिंग का इलेक्शन होने वाला है अगले साल अक्टूबर में। तो मुझे लगता है तब तक ताइवान सेफ है, तब तक वो कोई भी ऐसी चीज नहीं करेंगे जिससे चाइना किसी कॉन्फ्लिक्ट में आए। तो ये बात तो साफ है। और जो तीसरी चीज जो मनीष ने कही, जो शेयर की, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर की, कि चाइना का जो स्टांस है वो सेल्फ सर्विंग स्टांस है। वो ये कोशिश कर रहे हैं एक भूमिका बनाने की कि कल को चल के अगर वो ताइवान के साथ कुछ करे तो ये जो दलीलें आज उन्होंने दी है ये उस समय भी वैलिड रहे, उसी चीजों का वो उल्लेख करेंगे। तो चाइना कब क्या करेगा ऑब्वियसली वी डू नॉट नो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगले साल अक्टूबर तक, जब तक शी जिनपिंग फिर से चुन या सिलेक्ट नहीं किए जाते, तब तक ताइवान के, ठीक है, मतलब कुछ तो रिफ्लेक्शन है इस पूरे घटनाक्रम का, शेखर तिवारी। लेकिन अभी जो एक हम यूक्रेन का भी बयान सुन रहे थे, चूंकि यूएनएससी की जो स्पीचेस हैं और जो अपने पक्ष रखे गए हैं, तो यूक्रेन ने फिर से कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। क्या रूस या पुतिन ये ऑप्शन नहीं खोलेंगे अभी भी, तब जबकि ऑफिशियली ये कहा जा रहा है कि हम समझौते के लिए तैयार हैं? अब वॉर से क्या हासिल करना चाहते हैं पुतिन? व्हाट नेक्स्ट? देखिए, वो खोलेंगे, उनका काम हो गया। जो कार्लेकर जी ने कहा कि वो लाइन समझिए, और वही नाटक था जो पूरा हो गया। लेकिन जब एक मैं बता दूं सबको कि ताइवान के 52% जो लोग हैं वो अमेरिकन ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, और ताइवान के साथ एक इंटरनल डील है तो यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट का, क्योंकि वो आधा अमेरिकन सिटीजन है ताइवान के लोग, इसलिए उतनी आसानी से ताइवान को नहीं ले पाएंगे। लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, देखिए चीन जो है अब अमेरिका से भी आर्मी में और नेवी में आगे निकल गया है। फर्क सिर्फ इतना बचा है वो एयरफोर्स में, और इसमें साइबर सिक्योरिटी में भी चाइना अमेरिका से आगे चला गया है। इसीलिए बहुत दिनों की वो देर नहीं है कि चाइना जो है वर्ल्ड का सुपर पावर हो जाएगा। जहाँ तक भारत का संबंध है, वो 2004 के बाद इंडिया स्लिप करता गया डिफेंस में। अभी इंडिया का डिफेंस यूक्रेन के बराबर भी नहीं है। इसीलिए ये सोचना कि पुराना भारत और सब समय बदलता है। देखिए, यूनाइटेड नेशन अब करीब इररिलेवेंट हो गई है। यूनाइटेड नेशन काफी रेलेवेंट थी। ठीक है मनीष आपके पास आ रहा हूं। व्हाट नेक्स्ट? पुतिन क्या हासिल करना चाहते हैं? अब तो यूक्रेन ने एक तरीके से सरेंडर की भाषा बोलनी शुरू कर दी है, अब क्या बचा है पुतिन के पास हासिल करने के लिए? देखिए, अगर सीधा सीधा देखा जाए तो पुतिन को अपनी एक लेगेसी देनी है। लेगेसी दो मायने में। एक तो सबसे बड़ी बात है कि सोवियत संघ के टूटने के बाद जो अमेरिका और पश्चिमी देशों ने ये प्रॉमिस किया था कि वो नेटो को खत्म करेंगे, उन्होंने नहीं किया, उसका विस्तारवाद किया था। तो वो ये चाहते हैं कि वो ये बताए कि अब आपको नेटो का सब बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा, वरना हमने अभी यूक्रेन पर किया। और यूक्रेन पर ही नहीं, आज जो डेवलपमेंट है आप देखिए कि स्वीडन और फिनलैंड जैसे देश जो नेटो का मेंबर बनना चाहते हैं, तो वहां वो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने किया तो उनको भी ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो क्या कल के दिन में पुतिन स्वीडन और फिनलैंड पर हमला करेंगे? और अगर ऐसा करते हैं कि वो हर छोटे छोटे देशों पर ऐसे हमला करने के लिए जाएंगे, तो क्या तब सच में जो कुछ कमेंट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पर भी कि 21वीं शताब्दी का हिटलर साबित हो सकते हैं, तो क्या ऐसा करेंगे? हालांकि प्रेसिडेंट पुतिन को बहुत करीब से देखने का अभी मुझे मौका मिला है 4-5 बार, और मैं जानता हूं कि पुतिन ऐसा नहीं करेंगे कि स्वीडन, फिनलैंड। ठीक है, फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ
TV9 भारतवर्ष पर।